नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी क्वेरी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और वो बस इस एस्पेक्ट को रीइंफोर्स करती है, उस चीज़ को दोबारा से इस चीज़ को सच प्रूफ करती है कि लॉ और सोसाइटी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं चल सकते। एक चेंजिंग सोसाइटी के साथ लॉज को भी चेंज होना होता है, या लॉज को उसके साथ चलने के लिए लॉज को सोसाइटी के साथ अडेप्ट करना होता है। और इसी पहलू को रीइंफोर्स जो करता है वो आज का हमारा क्वेरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है। ऑन फर्स्ट ब्रश ये क्वेरी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ऑब्वियस, इस क्वेरी का आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, पर अगर इस क्वेरी को हम थोड़ा गहराई से देखेंगे, इफ वी गो इनटू दिस क्वेरी अ लिटिल डीपर, तो हमें ये पता लगेगा ये जो इशू है ये किसी एक जन का इशू नहीं है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत लोगों के साथ ऐसा इशू है जिसके साथ वो ये इशू के साथ जूझते हैं, और इसका जो सल्यूशन है देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्वेरी क्या है। सो दिस क्वेरी इज रिगार्डिंग सेकेंड मैरिज फॉर ऑलरेडी मैरिड पर्सन। तो क्वेरिस्ट कहते हैं, नीड द एडवाइस टू डू सेकेंड मैरिज। ही इज मैरिड एंड लिविंग विद द वाइफ, but he is not on proper terms. Now we fall in love and would like to marry each other. Any ways to get married without any harm? तो जो क्वेरी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो किसी से प्रेम करते हैं। The querist is in love with someone who is already married. उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है जिनसे वो प्यार करते हैं, पर जिनके साथ शादी हुई है उनके साथ उनके टर्म्स ठीक नहीं है। तो अब जो क्वेरिस्ट हैं जिन्होंने हमसे क्वेरी की है वो ये पूछ रहे हैं, किसी तरीके से क्या मैं जिनकी शादी हो चुकी है उनसे शादी कर सकती हूँ विदाउट गेटिंग इन एनी ट्रबल, या किसी तकलीफ के बिना या किसी भी तरीके के कानूनी उलझनों के बिना क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ। तो इसका अगर सीधा सा जवाब देना हो तो इस क्वेरी का जवाब है जी नहीं। जब किसी की फर्स्ट मैरिज हुई है, फर्स्ट मैरिज अलाइव है, सबसिस्टिंग है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, कानून उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि हमारा जो कानून है, हमारा जो इंडियन लॉ है, भारत का जो कानून है, वो मैरिज को एक सेरेमनी या एक इंसिडेंट की तरह नहीं देखता, वो उसे एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखता है। मैरिज इन आवर इंडियन सोसाइटी इज एन इंस्टीट्यूशन, जिससे कि एक बार शादी हो जाती है तो दोनों पार्टीज को राइट्स मिलते हैं, उनकी ड्यूटीज होती है, ऑब्लिगेशंस होती है टुवर्ड्स ईच अदर एंड टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज। जैसे कि शादी करने से वाइफ को मेंटेनेंस का राइट मिलता है, वाइफ को अपने हस्बैंड के घर पे रहने का राइट मिलता है। तो देयर आर वेरियस अदर राइट्स जो कि एक शादी से एक हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के अगेंस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी, हालांकि इस चीज के मैं भी अगेंस्ट हूं, बट फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज अ फोर्सफुल या दूसरे की कंसेंट के बिना अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी रेप, पनिशेबल अंडर द इंडियन लॉ। बट अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर अपनी वाइफ के साथ अपनी वाइफ के मर्जी के खिलाफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो दैट अंडर इंडियन लॉ अनफॉर्चुनेटली इज नॉट एन ऑफेंस। इसको मैरिटल रेप कहते हैं, और ये एक अलग से डिस्कशन का मुद्दा है, एक विषय है विच वी माइट डिस्कस इन सम अदर वीडियो। बट कहने का तात्पर्य ये है, कहने की इंटेंशन ये है कि शादी ना केवल एक ऐसी नॉन सीरियस सी चीज है, शादी इंडिया में बहुत ही सीरियस चीज मानी जाती है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिससे कि कई राइट्स, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज फ्लो करती हैं। अब अगर किसी को ऐसे आपस में एक हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही एंड द हस्बैंड वाइफ want to live with someone else or want to marry someone else, in that situation दो ही चीजें रहती हैं। एक तो है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट और एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। अब डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जैसे कि इसका नाम बोलता है, ये अगर हस्बैंड वाइफ जिनकी आपस में नहीं बन रही वो मेच्योरली आपस में बैठते हैं, बैठ करके एक दूसरे को डिवोर्स देते हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग अ डिवोर्स। और दूसरा जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड कंटेस्टेड डिवोर्स, उसमें काफी टाइम लगता है। इन दोनों
तरीकों के जो डिवोर्स है वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो, बट कहने का मतलब ये है कि इफ अ कपल इज नॉट गेटिंग अलोंग, अगर उन्होंने दोबारा शादी करनी है एंड दे आर लुकिंग टू लिव देयर लाइफ सेपरेटली, जहां पे कि उनकी शादी जो है बिल्कुल इस तरीके से टूट चुकी है कि वो दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकती, तो इन दैट केस म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं। या फिर अगर कोई एक पार्टी डिवोर्स चाहती है दूसरी नहीं चाहती, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिस बेसिस पे एक पार्टी दूसरी पार्टी से डिवोर्स मांग सकती है। अगर वो फुलफिल होते हैं कंडीशंस तो द कोर्ट विल ग्रांट अ डिक्री ऑफ डिवोर्स। दिस टेक्स मोर टाइम देन divorce by mutual consent, but of course these are the ways. The third way is कि अगर मान लीजिए एक शादी करने के कुछ conditions होते हैं। For example, जब शादी होती है तो इधर स्पाउस का कोई अर्लियर शादी लिविंग या सब्सिस्टिंग नहीं होना चाहिए, या जो शादी कर रहे हैं वो साउंड माइंड के होने चाहिए। तो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वेरियस कंडीशंस दिए हुए हैं फॉर अ मैरिज टू बी वैलिड। अगर एक वैलिड शादी होती है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी शादी करते हैं एक दूसरे के साथ और दोनों एट द टाइम ऑफ मैरिज सिंगल हैं, अनमैरिड है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड मैरिज। बट फॉर एग्जाम्पल ए और बी की शादी हुई है और ए की पहले शादी हुई है और उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया और सेकेंड शादी कर लेते हैं, तो इन दिस केस अगर बी ए से अलग होना चाहते हैं तो दैट पर्सन विल नॉट फाइल अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स। डाइवोर्स सिर्फ और सिर्फ वैलिड मैरिजेस में होता है। बी इन दिस केस विल फाइल अ पिटिशन फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज। एनलमेंट ऑफ मैरिज होता है कि जब हस्बैंड या वाइफ दूसरे से अलग होना चाहते हैं इन द केस ऑफ एन इनवैलिड मैरिज। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो वैलिड शादियां होती हैं उसमें अगर कोई पार्टी अलग होना चाहती है या दोनों पार्टीज अलग होना चाहती हैं तो यू फाइल अ पिटिशन फॉर डाइवोर्स। बट अगर एक इनवैलिड शादी में दोनों पार्टीज अलग होना चाहती हैं और दोनों में से कोई एक पार्टी अलग होना चाहती है तो दैट पर्सन फाइल्स अ पिटिशन फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज। डाइवोर्स सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर फाइल होता है एंड एनलमेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर फाइल होता है। सो दिस इज अबाउट अगर दोनों पार्टीज को एक दूसरे से अलग होना हो। अब जो हमने शुरुआत में जो इशू कहा था कि दिस इज सीरियस, अगर इसे हम बहुत गहराई में देखें तो दिस इज अ सीरियस इशू। अक्सर हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन एरियाज हैं, जो कि शहरी इलाकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर अक्सर जनरलाइज करना गलत होगा, पर अक्सर आई मीन एज फार एज आई हैव सीन, जितनी दूर मैंने देखा है, हस्बैंड और वाइफ जब शादी करते हैं वो फेयरली, वेदर इट्स एन अरेंज मैरिज और लव मैरिज, वो फेयरली एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं, एक दूसरे के साथ दे गो आउट, दे मीट ईच अदर, टॉक टू ईच अदर और एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है एंड देन दे कॉन्शियसली डिसाइड टू मैरी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैं जिस सेक्शन की बात कर रहा हूं वो है जैसे हमारे उतने जो डेवलप्ड एरियाज नहीं है जहां पर कि हस्बैंड वाइफ की शादी से पहले रजामंदी नहीं ली जाती, तो ऐसे शादियों में देर आर चांसेस कि शादी के बाद देर माइट नॉट बी एज मच कॉम्पैटिबिलिटी जो एक शादी को आगे चलाने के लिए जरूरी है। तो अक्सर क्या होता है कि एज पार्टीज इन अ मैरिज ग्रो, जैसे उनकी एज, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और लाइफ से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, वैसे वैसे दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बढ़ती हैं। तो इन सच अ सिचुएशन विद इन लेट्स से 2, 3, 4, 5 years ऑफ मैरिज दोनों की डिफरेंसेस इतनी बढ़ जाती हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर बोथ ऑफ देम टू लिव टुगेदर। So in such a situation it becomes very difficult for the parties to come out of marriage अगर दूसरी पार्टी उनको डाइवोर्स ना दे तो। So this is one I would say not so good aspect of treating marriage as an institution, even though personally I believe the institution of marriage हमारे इंडिया में it's considered to be very sacred और ये बहुत अच्छी बात है and that is the way it should be, but it comes with a rider provided parties इस एक शादी में अपनी रजामंदी से उसको समझ करके एक शादी के इंस्टीट्यूशन में एंटर हो, ये समझ करके कि मैरिज इज समथिंग विच इज इरिवर्सिबल in the nature of being irreversible, of course, you know, despite best intentions,
कई बार पार्टीज को ये रियलाइज होता है कि दे डोंट वांट टू स्टे टुगेदर एंड दे कॉन्शियसली वांट टू एंड दैट मैरिज, वो एक अलग चीज है। पर किसी मजबूरी से शादी में रहना, एक सोसाइटल प्रेशर या एक अपने रिश्तेदारों के प्रेशर की वजह से शादी में रहना और अपने मन से ना रहना, इस चीज में ये चीज गलत है। एंड आई थिंक लॉ शुड एड्रेस दिस सिचुएशन एज वेल। एक बहुत ही प्रेसिंग नेसेसिटी है कि लॉ इस सिचुएशन को एड्रेस करे, और कोर्ट्स जब ऐसी पिटिशंस को जब कोर्ट्स देखती है, पार्टीज जो सामने हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड या उनका सोसाइटल बैकग्राउंड कुछ ऐसा है जिससे देयर आर चांसेस दैट द मैरिज माइट हैव बीन कमिटेड अंडर प्रेशर एंड देयर इज नो चांस फॉर पार्टीज टू लिव टुगेदर पीसफुली। आई थिंक द कोर्ट्स एंड द लॉ हैज टू बी अ लिटिल मोर सेंसिटिव। कोर्ट्स और लॉ को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में, और कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक सेंसिटिविटी के साथ ऐसे मैटर्स को डील करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, इट्स अ मैटर ऑफ पीपल्स लाइव्स, लोगों की लाइफ का मैटर है। सो देयरफॉर टू सम अप व्हाट आई वांटेड टू से वाज कि डेफिनेटली if parties are happy with each other but थोड़ी मोड़ी differences है, then the institution of marriage should subsist. But अगर marriage breakdown हो गई है and either of the parties they are unable to live in the marriage, but because of societal pressure they can't, courts have to be a little more forthcoming. Judges, very important role which the judges play in such a situation is of being actively involved in the proceedings, और उस चीज को सेंसिटिवली देखें, ना कि एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला रूल्स रेगुलेशंस और लॉ के हिसाब से। ऑफ कोर्स लॉ के हिसाब से देखना है, बट एक सिचुएशन की जो एक डेलिकेट सिचुएशन जो है उसको अप्रिशिएट करें और अकॉर्डिंगली जो भी फैसला हो वो सुनाएं। बिकॉज लाइक वी सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, लॉ कभी भी सोसाइटी से अलग नहीं हो सकती। लॉ ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि कानून की किताबों में बंद होकर रह सकती है। लॉ इज मीनिंगलेस अगर वो हमारी सोसाइटी के चेंजेस के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। लॉ को किताब से बाहर निकलना होता है। लॉ इज समथिंग विच इज लिविंग, इट टचेज आवर लाइव्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। हम कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते जो कि इलीगल है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां जरूरी हो वहां लॉ अपनी कड़ाई दिखाए, पर जहां जरूरी हो लॉ हमारी मदद भी करे। Because law has to respond to the changing needs of a society, and law is futile अगर वो बस कानून की किताबों में बंद होकर पड़ी हुई है। और यही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्पिरिट भी यही कहता है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हर लॉ का एक बेडरॉक है, हर लॉ अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से, जो भी लॉ इंडिया में पास होता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के अगेंस्ट जा रहा है तो दैट लॉ इज एन इनवैलिड लॉ। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज रिकॉग्नाइज करता है कि जो हमारा कंट्री है, इट्स अ डेमोक्रेसी, एंड अ डेमोक्रेसी इज वन सच सेटअप विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। देयरफॉर सो इज लॉ। अगर लॉ सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलता तो लॉ इज फ्यूटाइल, वो लॉ बेकार है, उस लॉ का कोई फायदा नहीं है किसी को। So with that, we come to the end of this discussion, dear friends. Or before ending this video, I would request you to join our new WhatsApp group, जो group हमने बनाया है, so that हम एक legally aware community बना पाए, जहाँ पे हम सबको law के बारे और जो law कैसे किस तरीके से चलती है, और law what's this thing called law जो हमें day to day life में affect करती है, और जो भी लीगल डेवलपमेंट्स होती हैं या जो चीज़ें जो लीगल एस्पेक्ट्स हमें डे टू डे लाइव्स में अफेक्ट करती हैं, हमें उससे फ़र्क पड़ता है, ऐसे डिस्कशंस हम करते हैं। तो अगर आप उनसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सो एज टू क्रिएट अ लीगली अवेयर कम्युनिटी। क्योंकि एक सोसाइटी जिसमें हमें लॉज के बारे, हमारे राइट्स और ड्यूटीज के बारे पता हो, दैट इज अ सोसाइटी विच गोज अ लॉन्ग वे। उसमें हर कोई कोएग्जिस्ट कर सकता है पीसफुली, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। राइट्स जो हमें हमारे स्टेट से या हमारे सोसाइटल सेटअप से या एस्टैब्लिशमेंट से मिलना है, और ऑब्लिगेशंस जो हम उन्हें ओ करते हैं, जो एक सोसाइटी में सिस्टम बनाने के लिए हमें भी करना है।
सो इट्स एन इंटरप्ले ऑफ बोथ दीज थिंग्स। और इसी इंटेंशन के साथ हमने ये ग्रुप बनाया है, ये कम्युनिटी बनाई है। आई वेलकम यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू आस्क देम इन कमेंट्स। हम कोशिश करेंगे उसे आंसर करने की। और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई आपकी ऑर्डिनरी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ही पूछें। एंड इफ इट्स समथिंग अर्जेंट, समथिंग विच इज वेरी क्रूशल, तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट जो ईमेल आईडी है या नंबर्स हैं उस पर रीच आउट करें। एंड प्लीज रीच आउट बिटवीन 10 AM to 10 PM एंड नॉट लेटर देन दैट और अर्लियर देन दैट, बिकॉज अक्सर मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए दिया हुआ है कि किसी को अगर कुछ प्रेसिंग कोई चीज़ है, कोई अर्जेंट कोई हेल्प रिक्वायर्ड है, सो दैट पर्सन कैन रीच आउट टू मी। पर एक आध ऐसे भी वाकये हुए हैं जहां लोगों ने रात को 1-1, 2-2 बजे कॉल किया है। एंड डिस्पाइट मी रिक्वेस्टिंग देम कि यू कैन कॉल इन द मॉर्निंग, द सिचुएशन गॉट अ लिटिल वियर्ड। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जब तक कि कोई प्रेसिंग अर्जेंसी नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ही पूछें। और हाँ, अगर कोई बहुत ही क्रिटिकल सी सिचुएशन है जहां पर यू नीड इमीडिएट हेल्प, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ा हुआ है। सो विद दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।